आप अपील अगेंस्ट आर्डर भी वहीं पे करेंगे। ठीक है, अपील अगेंस्ट आर्डर भी वहीं पे करेंगे। आगे क्या कहता है जी आपका पावर ऑफ एप्लेट कोड। पावर ऑफ एप्लेट कोड कहता है जी आपका एप्लेट कोड क्या क्या कर सकती है। एप्लेट कोड के पास क्या पावर्स हैं। एप्लेट कोड के पास 107 सब सेक्शन 2 ये कहता है कि जी एप्लेट कोड के पास वो सारी पावर्स हैं जो कि आपकी ट्रायल कोड के पास होते हैं, जो कि आपकी ट्रायल कोड के पास होते हैं, उनके पास भी वही सारी पावर्स है। ठीक हो गया, उसके पास भी वो सारी पावर्स है। 107 सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि जी एप्लेट कोड के पास वो सारी पावर्स हैं जो ट्रायल कोड के पास है। कहता है सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस and limitations as may be prescribed, appellate court shall have power to determine a case finally. वो केस फाइनली डिटरमाइन कर सकती है एप्लेट कोर्ट। डिटरमाइन अ केस फाइनली, वो फाइनली केस डिटरमाइन कर सकती है। जैसे हमने पढ़ा है आपका 103 में 103 में हमने क्या पढ़ा है। 103 में हमने पढ़ा है कि जी आपका एक्ट 103 में हमने पढ़ा कि अपील अगेंस्ट आर्डर। ठीक है, ये भी क्या याद सर 103 तो पावर ऑफ हाई कोर्ट टू डिटरमाइन इशू ऑफ फैक्ट है। हाँ जी, ये 103 क्या कहता है मैडम कि 103 में कहा गया कि जी हाई कोर्ट कोई भी इश्यूज डिटरमाइन कर सकती है जो कि नीचे ट्रायल कोर्ट ने या तो उसको डिटरमाइन ही नहीं किया या फिर उनको रॉन्गली डिटरमाइन किया है, या उसको रॉन्गली डिटरमाइन किया है। ठीक है, ये कहता है ना 103 कि या तो ट्रायल कोर्ट ने उसको डिटरमाइन ही नहीं किया उन इश्यूज यस को, सर। या डिटरमाइन किया तो उनको रॉन्गली डिटरमाइन किया। वो कौन एप्लेट कोर्ट कर सकती है, हाई कोर्ट कर सकती है। ठीक हो गया, ये बताया गया आपका 103 में। यहाँ पे भी वही है कि जी हाई कोर्ट कोई इशू डिटरमाइन कर सकती है, वो सॉरी एप्लेट कोर्ट कोई इशू डिटरमाइन कर सकती है जो कि उसको लगता है कि जो कि आपका नीचे ट्रायल कोर्ट ने डिटरमाइन नहीं किया। जैसे सूट था, सूट फॉर पोजेशन एंड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कोर्ट ने पोजेशन का वो डिटरमाइन ही नहीं किया। ठीक है, पोजेशन के बारे में बताया नहीं कि किस पार्टी का पोजेशन बनता है, तो उसको भी ट्रायल कोर्ट डिटरमाइन कर सकती है। ठीक है, या दावा था, दावा करके कोर्ट ने आपका मतलब दावा था आपका उसका रिकवरी का, रिकवरी में जो है डिफेंडर ने सेट ऑफ क्लेम कर लिया। ठीक है, रिकवरी में डिफेंडर ने सेट ऑफ क्लेम कर लिया। ठीक हो गया, तो आपका वो जो कोर्ट है उस जो कोर्ट ने सेट ऑफ को डिटरमाइन ही नहीं किया। ठीक है, सेट ऑफ को कोर्ट ने डिटरमाइन ही नहीं किया। जिनके माइक ऑन है वो काइंड माइक ऑफ कर दें। नॉट डिटरमाइन, सेट ऑफ को डिटरमाइन ही नहीं किया। चलें जी, ठीक हो गया, कोई इश्यूज डिटरमाइन नहीं किए तो कोर्ट उसको डिटरमाइन कर सकती है। एक दूसरा कहता है टू रिमांड अ केस, कोर्ट केस रिमांड भी कर सकती है जब उसको लगता है कि जी नहीं इस केस पे मजीद एविडेंस होनी चाहिए, या इस केस पे मजीद जो है कुछ आर्गू करने चाहिए,
ठीक है, या इस केस पे मजीद मतलब जो है ना ट्रायल होना चाहिए, तो कोर्ट क्या है उस केस को आपका रिमांड के लिए भी भेज सकती है। ठीक है, रिमांड के लिए भी भेज सकती है, वो यही कहा गया है। ठीक है, कि कोर्ट उसको रिमांड के लिए भी भेज सकती है। आगे कहता है आपका टू फ्रेम इश्यूज एंड रेफर देम फॉर ट्रायल। अब कोई इशू फ्रेम नहीं किया गया, ठीक है, कोई इशू फ्रेम नहीं किया गया तो कोर्ट इशू फ्रेम करेगी और इशू फ्रेम करके उसको भेज देगी हमारा केस। ये यहाँ पे क्या है, ये भी है, फ्रेम इशू। अब वो इशू फ्रेम कर सकती है, इशू फ्रेम करके क्या करेगी, इशू फ्रेम करके वो नीचे रेफर कर देगी नीचे वो। अच्छा, एपलेट कोर्ट के पास केस आ जाता है और एपलेट कोर्ट को लगता है कि जी इसमें तो इश्यूज ही सही फ्रेम नहीं किए गए। ठीक है, जैसे प्लेंट डिफेंडर ने कहा कि जी ये जो प्लेंटिफ है ये आपका 10 साल बाद आया है। जैसे मैडम सबा ने 10 रिकवरी का सूट फाइल किया 2015 में, तो मैडम सबा सोफिया जो है जिनके खिलाफ दावा किया गया डिफेंडर ने, वो आगे कहती है कि जी मेरा तो इसके साथ लेन देन था 2015 में, इन्होंने दावा दायर किया 2000, और मेरा लेन देन था 2005 में, इन्होंने दावा दायर किया 2015 में, 10 साल बाद आई है। तो रिकवरी का दावा तो 3 महीने बाद होता है, ओ सॉरी 3 साल बाद होता है। तो ये तो नहीं हो सकता, ये इसका दावा डिसमिस होना चाहिए अंडर सेक्शन 711 और आर्डर 7 रूल 11 कि क्योंकि ये सूट टाइम बार है। फिर वो अगर ट्रायल कोर्ट डिटरमाइन नहीं करती तो कोर्ट हाई कोर्ट क्या करेगी, हाई कोर्ट इशू फ्रेम करेगी। ठीक है, क्या इशू फ्रेम करेगी कि whether the suit of plaintiff is time barred and liable to be dismissed। ठीक है, liable to be dismissed। ये अब किस पे होगा, ये ओपीडी, क्योंकि ये इसको लेज कौन कर रहा है, टाइम बार्ड को, ये आपका डिफेंडेंट कर रहा है, तो ऑनर्स टू प्रूव का इस पे होगा, डिफेंडेंट पे। ठीक है, ऑनर्स टू प्रूव डिफेंडेंट पे होगा। ठीक हो गया। इसी तरह ये कोर्ट क्या करेगी, ये इशू फ्रेम करेगी और आगे इसको भेज देगी नीचे। ठीक है, जैसे वो कोर्ट कोई इस तरह का कोई और भी इशू फ्रेम कर सकती है, फ्रेम करके नीचे भेज देगी कि जी आप इस पे एविडेंस लें। ठीक है, कि क्या ये सूट टाइम बार्ड है या नहीं। तो ये जो आपका लिमिटेशन भी है, ये भी आपका मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ है। दो किस्म के होते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ, एक होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, जो लॉ से रिलेटेड है उसको क्वेश्चन ऑफ लॉ कहते हैं, और फैक्ट्स जो सर्कमस्टांस ऑफ केस से रिलेटेड है उसको क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कहते हैं। तो ये जो इशू है लिमिटेशन का, ये मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ है। आगे कहता है टेक एविडेंस, टेक additional court take evidence or to require such evidence to be taken। अब दो बातें कर रहा है, या तो वो एविडेंस लेगी, ठीक है, टू टेक एविडेंस। ठीक है, टू टेक एविडेंस का क्या मतलब है कि वो खुद लेगी कोर्ट। ठीक है, कोर्ट एपलेट कोर्ट हिमसेल्फ, एपलेट कोर्ट हिमसेल्फ हिमसेल्फ टेक एडिशनल एविडेंस। ठीक है, एविडेंस। ठीक है, या तो फिर ये करेगी, या फिर रिक्वायर सच एविडेंस टू बी टेकन, क्या वो ऑर्डर करेगी किसको, लोअर कोर्ट को, डायरेक्ट लोअर कोर्ट टू टेक एविडेंस, टू टेक एडिशनल एविडेंस। ठीक हो गया।
ये दोनों काम कर सकती है। ठीक हो गया, ये खुद भी एविडेंस ले सकती है या आगे आगे उससे दिलवा भी सकती है। ठीक हो गया जी, ये है आपका एडिशनल एविडेंस। और उसके बाद कहता है बी। बी क्या कहता है? बी कहता है जी आपका सब्जेक्ट टू एज अफोरसेड द एप्लेट कोड शैल हैव द सेम पावर एज shell farm as shell farm as nearly as may be the same duties as conferred and imposed by this code or court of original jurisdiction. This code or court of original jurisdiction in respect of suit instituted therein, जिसके जिसमें वो सूट दायर किया गया है। कि सिंपली कहा गया कि जी एप्लेट कोड हैव सेम पार्ट्स। ठीक है, एप्लेट कोड हैज सेम पार्ट्स एज एडिशनल हैज सेम पार्ट्स, ये यही चीज है बस कि जी एप्लेट कोड के पास सेम पावर्स होती हैं एज ट्रायल कोड हैव, एज हैव कन्फर्ड टू द कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन जैसे ट्रायल है वो आपका किस ट्रायल है सिविल जज के पास होना है। ठीक है, तो वो आपका वो ट्रायल उसके मतलब सिविल कोड के पास होना है। ठीक है, तो यही सिविल कोड की जो पावर होंगी एप्लेट कोड की भी सेम पास होंगी। ये है आपका 107 तो। ठीक है, 107 में सबसे पहले क्या क्या गया? एक तो वो के इश्यूज डिटरमाइन कर सकती है कि जो आपके इश्यूज डिटरमाइन लोअर कोर्ट से नहीं किए। ठीक है, सपोज के विच नॉट डिटरमाइन बाय लोअर कोर्ट। ठीक है, विच अब हम इसको विच इश्यूज नॉट डिटरमाइन बाय ट्रायल कोर्ट। ठीक हो गया, जो आपकी ट्रायल कोर्ट नहीं करती उनको डिटरमाइन कर सकती है। ठीक है, लाइक आपका ये ठीक है, लाइक गिवन इन सेक्शन 3 या आर लाइक लाइक सेट ऑफ नॉट सेट ऑफ। ये आपका है एग्जांपल्स। ठीक है, ये आपकी एग्जांपल्स हैं, ये आपका है एग्जांपल। ठीक हो गया, आगे क्या है? एक्चुअली आप एग्जांपल से ज़्यादा अच्छा समझते हैं। चलें जी, ये है आपकी फर्स्ट। सेकंड में है कि वो डिमांड कर सकती है। डिमांड क्या है जी? डिमांड क्या होता है? टू सेंड बैक टू दी ट्रायल कोर्ट केस क्या जी? केस सेंट बैक टू ट्रायल कोर्ट, ये आपका है डिमांड। ठीक हो गया, उसके बाद फॉर 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 रिट्रायल, रिट्रायल के लिए। ठीक हो गया, उसके बाद आके जी फॉर टू इश्यूज फ्रेम इश्यूज कर सकती है। ठीक है, उसके बाद टेक एडिशनल एविडेंस कर सकती है, और उसके बाद सेम पावर्स हैं जो कि बाकी है। ये तो है आपका 107। 107 तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। 107 तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक हो गया,
आगे कहता है द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट रिलेटिंग टू अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री शेल सो फार एज मे बी अप्लाई टू अपील फ्रॉम द एप्लेट कहता है कि जी आपके लिए आपकी अपील अगेंस्ट डिक्री के लिए जो प्रोविजंस इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, वही आपकी अपील अगेंस्ट डिक्री के लिए एप्लेट कोड की डिक्री के लिए भी वही इस्तेमाल होंगी और आर्डर के लिए भी वही इस्तेमाल होंगी, ठीक है। एप्लेट कोड की जो डिक्री होगी उसके लिए मतलब आपका ये बात कर रहा है सेकंड अपील के लिए भी वही होंगी, ये बात कर रहा है सेकंड अपील के लिए। सेकंड अपील कहाँ पे है आपकी, सेकंड अपील अंडर अंडर आपका है आर्डर 40 आर्डर 41, ठीक हो गया। नहीं सेकंड अपील आपकी फर्स्ट सेकंड अपील आपकी 42 में है, ठीक हो गया। और आपका अपील अगेंस्ट आर्डर किस में है, अंडर आर्डर जिनके माइक आना है वो कहानी माइक आप का दिया करें। ठीक हो गया जी। कहता है आपका अपील अगेंस्ट ओरिजिनल आर्डर के खिलाफ जो प्रोविजंस इस्तेमाल होती हैं वही आपकी अपील सेकंड अपील पे भी वही इस्तेमाल होंगी और आपके अपील सेकंड अपील पे भी वही इस्तेमाल होंगी। उसके अलावा अपील आपका जो होगा आर्डर के खिलाफ उसमें भी वही इस्तेमाल होंगी, ठीक हो गया। आप फर्स्ट अपील में कौन सी प्रोविजंस इस्तेमाल होती हैं, वो आपका 96, 97, 98 और 99, साथ ही आर्डर 41, ठीक है। लाइक फर्स्ट अपील में कौन सी इस्तेमाल हो रही है, 96 और आपका 97, 98 और 99 एंड और उसके बाद आपका आर्डर कौन सा है, आर्डर 41, आर्डर 41, ठीक हो गया। और सेकंड ये बात कर रहा है अपील एंड फ्रॉम अपील फ्रॉम डिक्री, ठीक है, टू अपील फ्रॉम एप्लेट कोर्ट, मतलब सेकंड अपील के खिलाफ भी वही प्रोविजन होंगी जो कि आपके फर्स्ट वाली में होंगी। ये आपका सेकंड अपील का, ये आगे कहता है अपील फ्रॉम आर्डर, अपील फ्रॉम आर्डर के लिए भी वही होंगी जो अपील फ्रॉम डिक्री के लिए हैं। जो कि अपील फ्रॉम आर्डर की बात करता है वो है आपका आर्डर 43, क्या है जी आपका आर्डर 43। ये है आपका 108। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, एनीवन एनी क्वेश्चन। चलें जी, ये है आपका 109 108। इसके बाद आपका आ जाता है 109 सुप्रीम कोर्ट का हमने नहीं पढ़ना, ये 7 क्लास नहीं पढ़ना। आ गया जी 113 रफील व्यूड बियन, ये हमने अच्छी तरह पढ़ना है। उसके बाद आज इंग्लिश की भी क्लास है, ठीक है, इंग्लिश की भी क्लास है। 113 क्या कहता है, 113 कहता है कि जी आप कोई जो है रेफरेंस भेज के बना के भेज सकते हैं, ठीक है, कोई रेफरेंस बना के भेज सकते हैं कि आपने किसी कोर्ट से कोई ओपिनियन लेनी है तो उसकी ओपिनियन के लिए भी आप रेफरेंस बना के भेज सकते हैं, किसको, आप हाई कोर्ट को। ये ऐसा होता है कि जी किसी लॉ पॉइंट पे आपको कोई ओपिनियन चाहिए होती है, ठीक है, लॉ पॉइंट पे आपको ओपिनियन चाहिए होती है तो वो आप ओपिनियन ले सकते हैं किसी हाई कोर्ट से, ठीक है, हाई कोर्ट से आप वो ओपिनियन ले सकते हैं। लेकिन आजकल ये 113 इस्तेमाल नहीं होती, ठीक है, वो इधर उधर से पूछ लेते हैं, हाई कोर्ट वो रेफरेंस नहीं भेजते, वो समझते हैं कि हमारी तौहीन है, ठीक है,
या ये शायद हमारे कल को हमारे ACR पे इफेक्ट ना करे। ACR होता है उनका एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, ठीक है। जज की जो प्रमोशन होती है वो ACR पे होती है। ACR जजेस को एजेंसीज भी देख रही होती हैं, ठीक है। जजेस को एजेंसीज भी देख रही होती हैं कि ये इसका किसके साथ उठना बैठना है, किसको रिलीफ दे रहा है, किसको नहीं दे रहा, ये सारा देखा जाता है। पहला जी रेफरेंस, रेफरेंस टू हाई कोर्ट ऐसा कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा, ठीक है। ये ऐसा कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा। कहता है सब्जेक्ट टू कंडीशन एंड लिमिटेशन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड एनी कोर्ट, यहाँ पे बात कर रहा है एनी कोर्ट की, ठीक है। एनी कोर्ट में आपका सिविल जज क्लास फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, या सेशन जज है, एडिशनल सेशन जज है, कोई भी है, एट एनी स्टेज may state a case and refer the same for opinion, किसके लिए, for the opinion of high court, हाई कोर्ट के लिए को वो केस रेफर कर सकता है ओपिनियन के लिए। एंड द हाई कोर्ट में मेक सच ऑर्डर देयर अपॉन एज थिंग्स फिट, तो कोर्ट उसकी ऊपर कोई ऑर्डर करेगी जो उसको मुनासिब लगे। सिंपली है कि हाई कोर्ट से आप वो कोई ओपिनियन लेते हैं, हाई कोर्ट से आप कोई ओपिनियन लेते हैं तो आप लीगल पॉइंट पे ओपिनियन ले सकते हैं। ये तो था रेफरेंस। रिवीजन, रिवीजन क्या होता है, रिवीजन आपका हमेशा सेम पैनल सेम फोरम पे होता है, ठीक है। रिवीजन क्या पे होता है, रिवीजन लाई लाई रिवीजन लाई टू सर सेम, नेक्स्ट रिव्यू सर नहीं ये है? रिव्यू नहीं पढ़ा। सॉरी रिव्यू का बता रहा हूँ मैं आपको, रिव्यू का बता रहा हूँ, रिव्यू सेम कोर्ट में होता है मैडम, ये रिव्यू सेम कोर्ट में होता है, मैं रिव्यू का ही लिख रहा हूँ, ठीक है। रिव्यू आपका सेम कोर्ट में होता है, ठीक है। रिव्यू के लिए आपका जो आपने रेड विद करना है, अब रेड विद आपका ऑर्डर 47 है, ठीक है। अब जो है ना रिव्यू, सपोज के एक जज ने आपको इंटरम रिलीफ नहीं दिया, आप उसमें रिव्यू फाइल कर सकते हैं। रिव्यू के लिए भी यही है कि वो ऑर्डर 47 में आप देखते हैं, वो तो अब अमेंडमेंट भी आई है कि जी पहले आप रिव्यू के लिए 5,000 उसी जज के पास सिक्योरिटी जमा कराएंगे। ये 5,000 सिर्फ चेक्स हैं कि जी ज्यादा लोग ऐसे मुंह उठा के रिव्यू ना फाइल कर दिया करें, ठीक है। ये चेक है बेसिकली उन पे, ठीक है। जैसे हम हाई कोर्ट में रिवीजन फाइल करते हैं, ओ सॉरी 491 में मूव करते हैं, तो वो हमसे सिक्योरिटी मांगती है कि जी आप इतनी सिक्योरिटी जमा करवाएं। हो सकता है कि आपकी ये सारा रिवीजन झूठी हो, 491 की डेट झूठी हो, तो आप ऐसा हमारा टाइम ज़ाया ना करें। मैंने हाई कोर्ट में रिवीजन मूव की आलिया नीलम सभा के पास, उन्होंने कहा कि जी पहले आप 5,000 जमा करवाएं फिर हम बैलेट भेजेंगे। तो फिर 5,000 जमा कराया, तो वो अपनी वाइफ को रिकवर करवाना था हस्बैंड ने नारोवाल से, वो बाद में वाइफ आई हस्बैंड के साथ चली गई, तो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था जी कि ये इनको सिक्योरिटी वापस कराई जाए, सिक्योरिटी इनको वापस कराई जाए, ये है। तो अब रिव्यू के लिए क्या है कि पहले आपने 5,000 जमा करवाना है रिव्यू के लिए, ठीक है। 5,000 सिक्योरिटी है। कल को अगर रिव्यू की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है, ठीक है, रिव्यू आपकी एक्सेप्ट हो जाती है, तो फिर क्या होगा, फिर आपका तो आपका रिव्यू एक्सेप्ट हो जाता है, तो फिर आपको वो सिक्योरिटी जो है 5,000 वापस मिल जाएगी। अगर रिव्यू की एप्लीकेशन डिसमिस हो जाती है, तो फिर डिफेंडेंट को 5,000 दे दिया जाता है, जिनके अगेंस्ट आप रिव्यू के लिए आए हैं उनको 5,000 दे दिया जाता है कि जी उनका आपने टाइम वेस्ट किया है। ठीक हो गया जी। आ गया जी आपका
कहता है सब्जेक्ट एज अफोरसेड, पर्सन कंसीडरिंग फ्रॉम himself aggrieved, अगर कोई आपका पर्सन खुद को अग्रीव्ड समझता है, ठीक है, तो वो रिवीजन फाइल कर सकता है। वो क्या है, रिवीजन फाइल कर सकता है। अब रिवीजन फाइल करेगा, रिवीजन कब फाइल करेगा, उसके लिए वो ग्राउंड्स बता दी गई हैं। कौन सी ग्राउंड्स हैं कि कोई बंदा अगर खुद को अग्रीव समझता है तो वो रिवीजन फाइल कर सकता है। वो रिवीजन की ग्राउंड्स कौन सी होगी, वो ये है कि जी बाई अ डिक्री, बाई अ decree or order which no appeal is allowed। और पहले है जी बाई ऑर्डर और डिक्री। अब आप डिक्री के खिलाफ भी रिव्यू फाइल कर सकते हैं और ऑर्डर के खिलाफ भी अपील कर सकते हैं कि आपका रिवीजन जो है, सॉरी रिव्यू ऑर्डर के खिलाफ भी होता है और एप्लीकेशन के खिलाफ भी होता है। ऑर्डर के खिलाफ भी होता है और डिक्री के खिलाफ भी होता है। ठीक हो गया। फ्रॉम विच अपील इज allowed by this code but from which no appeal has been preferred, कि आपका अपील का राइट था लेकिन आपने अपील मूव नहीं की। जैसे आप 39(1)(2) का आर्डर कि इंटरम स्टे के लिए आपका आर्डर है, वो आपका एक तो उसमें आपका इंटरम स्टे आपको नहीं ग्रांट किया जाता, तो उसके खिलाफ आप अपील मूव कर सकती हैं। अपील मूव करेंगी, ठीक है, तो अपील मूव कर सकते हैं। अपील मूव नहीं भी करते तो उसमें आप रिवीजन फाइल कर सकते और रिव्यू फाइल कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा कहता है कि जी अगर आपका अपील नहीं बनती थी, अपील नहीं बनती थी, तो देन भी आप उस पे उस डिक्री या ऑर्डर पे आप अपील फाइल रिव्यू फाइल कर सकते हैं। जैसे ऐसे ऑर्डर कंसेंट डिक्री के खिलाफ अपील नहीं है तो उसमें आप रिव्यू में चले जा सकते हैं। ठीक हो गया। या आपका ऑर्डर जो है वो ऑर्डर 41 में जो लिस्ट बताई गई है उनमें आपका अपील का है राइट, वरना बाकी में अपील का राइट नहीं है। जहाँ पे अपील का राइट नहीं है आप उस तरफ ही रिवीजन फाइल कर सकते हैं। ठीक हो गया। सी है, पहला तो था कि आपकी अपील नहीं बनती थी, अपील बनती थी आपने अपील नहीं की, आपने रिव्यू फाइल कर दिया। दूसरा था आपकी अपील बनती नहीं बनती थी, आपने फिर आप फिर भी रिव्यू फाइल कर सकते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा कहता है आपका कि बाय अ डिसीजन ऑन रेफरेंस ऑफ, ये इसको आप काट दें, ये जो है आपका ये स्मॉल काजेज कोर्ट्स वाला खत्म हो गया। ठीक है, स्मॉल काजेज कोर्ट्स वाला खत्म हो गया तो ये आपका हिस्सा नहीं है। ठीक हो गया। दूसरा है जी आपका नथिंग इन दिस कंटेंट शैल अप्लाई टू द रिव्यू ऑफ एनी जजमेंट प्रोनाउंस्ड इन एनी ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ कोई अपील रिव्यू नहीं है। सिविल साइड पे सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर करती है तो उसके केस कोई रिव्यू आप फाइल नहीं करते, रिव्यू फाइल नहीं कर सकते। ये बताया गया 115 में। ठीक हो गया जी, ये बताया गया 115 में। मैं आपको फिर 114 में 114 फिर मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। 114 क्या कहता है, 114 कहता है कि आपका कोई पार्टी जिनके पास अपील का हक है, ठीक है, तो फिर भी वो रिव्यू फाइल कर सकते हैं।
अपील का राइट है फिर भी वो रिव्यू फाइल कर सकते हैं। दूसरा कहता है कि जी हाँ अपील का राइट नहीं है फिर भी वो रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, उस अपील का राइट नहीं है फिर भी रिव्यू फाइल कर सकते हैं। और तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है कि जी आपका समाल कागज वाला ख़त्म हो गया है। और दो क्या कहता है 114(2) वो कहता है कि जी सुप्रीम कोर्ट ने कोई आर्डर पास किया है तो उसके खिलाफ आप रिव्यू फाइल नहीं कर सकते। ठीक हो गया, तो इससे पता चलता है कि एपलेट कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है उस पे भी आपका रिव्यू है। मतलब डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट या सेशन कोर्ट ने भी कोई ऑर्डर किया है उस पे भी आप रिव्यू कर सकते हैं। एग्जांपल इसकी क्या है, इसकी एग्जांपल है आप के एग्जांपल क्या है, वो ये कहता है कि रिव्यू आल्सो लाई ऑन ऑर्डर और अपील order or appeal in order or appeal uh, order or decree passed in appellate jurisdiction। ठीक है, कि एपलेट कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया है उसकी भी आप रिव्यू फाइल कर सकते हैं। ठीक है, एपलेट कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया है तो एपलेट जुरिसडिक्शन में, ठीक है, तो उसके खिलाफ भी आप अपील मूव कर सकते हैं, ये कहा गया है। 114 क्या कहता है, 114 सिंपली इसको कहते हैं आपका नजरसानी के दूसरी नज़र। ठीक है, क्या जी, नजरसानी। ठीक है, आप उस अपने फैसले को कोर्ट को कहा जाता है कि जी आप अपने फैसले को दोबारा देखें, आप जो फैसला किया है उसने वो आपने गलत किया है। ठीक है, नजरसानी का कहा जाता है। ये आपका सेम कोर्ट में होती है, सेम फोरम पे होती है। उसके बाद वो ये जो रिव्यू है वो आपका डिक्री या आर्डर के खिलाफ होती है, और ऐसा आर्डर या डिक्री जिसके अगेंस्ट अपील बनती है उसके में भी आप कर सकते हैं, जिनमें अपील नहीं बनती उसमें भी आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपका कहता है कि जी रिव्यू, यहाँ रिव्यू तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। रिव्यू तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर रिव्यू का जो फी है उसको एक बारी वो दोबारा से बता दें। जी, नायला गिलानी साहबा क्या कहता है रिव्यू, नायला गिलानी साहबा। नईमा साहबा, नईमा साहबा, नईमा साहबा साहबा। मिसबा नूर साहबा, मिसबा नूर साहबा। तो बेसिकली जो है वो लाइट सेम कोड आवाज ऊंचा ऊंचा बोले मैडम, आवाज कम आ रही है आपकी। जी सर सॉरी सर मैं बता सर रिव्यू जो है वो बेसिकली नजरसानी है जो कि सेम कोड करती है अपने ही ऑर्डर पे। अब इसमें हमने 3 चीजें पढ़ी हैं कि फर्स्ट क्या कहती है कि ऐसा ऑर्डर या डिक्री जो कि अपील जिसमें अलाउड थी पर प्रेफर नहीं की गई उसमें भी आप रिव्यू फाइल कर सकते हैं। दूसरा ऐसा ऑर्डर या डिक्री जिसमें अपील अलाउड नहीं थी उसमें भी आप रिव्यू फाइल कर सकते हैं।
और जो इसमें फिर हमने जो स्मॉल कॉजेस वाला है वो आपने कहा कि वो क्योंकि स्मॉल कॉजेस कोड खत्म हो गई तो ये नहीं पढ़ना, जो सी है क्लॉज। और जो सब सेक्शन 2 है वो कहते हैं कि नथिंग कंटेनिंग सब सेक्शन, जो ऑर्डर या जो हमारे पास जजमेंट पास की गई है बाय द सुप्रीम कोर्ट, रिव्यूज अलाउड फॉर सच जजमेंट और ऑर्डर। हाँ जी, ये कुछ है जी मैडम। जी सर, समझ लगी। चलें जी, कल मीटिंग एंड हो गई है तो मैं नई मीटिंग स्टार्ट करता हूँ, फिर हम रिवीजन पढ़ते हैं। रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट, रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट।